Good morning. It's lecture 4 of metals and non-metals of class 10th. Now, we will discuss about the anodizing. What is anodizing? एनोडाइजिंग एक्चुअली व्हाट हैपन्स, आप एल्यूमिनियम के कंटेनर को या यूटेंसिल को आप फ्रेश प्योर एल्यूमिनियम का आप जैसी रैपर से बाहर निकालते हैं, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अपने आप डेवलप हो जाती है, विच इज़ क्वाइट प्रोटेक्टिव एंड इट विल फर्दर स्टॉप एल्यूमिनियम टू रिएक्ट, यानी कि एल्यूमिनियम की फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अगर हम एल्यूमिनियम के कंटेनर या कोई आर्टिकल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक कर दें तो सोचो वो कितना अनरिएक्टिव हो जाएगा। मीन्स उसको हम बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों में भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एनोडाइजिंग करना पड़ता है। एनोडाइजिंग क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम कंटेनर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो एल्यूमिनियम होता है ना, प्योर एल्यूमिनियम का आर्टिकल से मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसकी कढ़ाई, बर्तन, थाली, वॉटएवर, कोई भी यूटेंसिल लगा लो, कोई चीज़ लगा लो। आर्टिकल को हम लोग एनोड बना देते हैं। एनोड कैसे? एक कंटेनर में यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर दीजिए। अब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो प्योर एल्यूमिनियम को आप एनोड बना दो, राइट? और इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? स्विच ऑन कर दो, अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब इसमें बैठा कौन है? जो एनोड है ना, एनोड के ऊपर OH नेगेटिव जाएगा। ये OH नेगेटिव क्यों जाएगा? क्योंकि एनायन है, एनायन हमेशा एनोड के पास जाता है। OH नेगेटिव जब एनोड पे जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम के पास जाएगा, वहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। जैसी बाहर निकलने की तैयारी करती है, ये एल्यूमिनियम कहता है, ओए कहाँ जा रहा है, चल इधर आ। उसके साथ रिएक्शन करके Al2O3 बना देता है। एक तो एल्यूमिनियम अपने आप Al2O3 बनाता है एयर में, ये हमने ज़बरदस्ती बनवा दिया। ज़बरदस्ती कैसे बनवा दिया? इलेक्ट्रोलिसिस करी, अब OH नेगेटिव एनोड पे गया, ऑक्सीजन गैस बाहर जाने लगी है, एल्यूमिनियम कहता है ओए कहाँ जा रहा है, पकड़ के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ये तो ज़बरदस्ती हुई ना। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एनोडाइजिंग। और सबसे बड़ी बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की को हम लोग बड़ी आसानी से डाई कर सकते हैं, इससे ब्यूटीफुल कलर्स आ जाते हैं। अभी कभी आप बिग बाज़ार या किसी मार्केट में जाओ ना, बोलो प्रेशर कुकर दिखा दो, तो प्रेशर कुकर बड़े सुंदर सुंदर कलर्स में भी आते हैं। बाहर ग्रीन कलर की डाई होती है, ब्लू कलर की डाई होती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एनोडाइजिंग। Al2O3 की वजह से उस पर डाई भी इजीली हो जाती है और आर्टिकल को अट्रैक्टिव फिनिश भी मिल जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने ऑक्सीजन के साथ कर ली, वाटर के साथ कर ली, एसिड के साथ कर ली, और आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम क्या पता लगाना चाहेंगे? हम इससे ये पता लगाएंगे कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। हाउ? लेट अस सी। इफ़ जिंक इज़ रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो इट विल मेक जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आपको नहीं लगता जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? उसका कॉलर पकड़ के बोलता है चलो ये निकाल सल्फेट, मैं रिएक्शन करूँगा, तू बाहर निकल जा। तो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर हम रिवर्स करें तो कॉपर और जिंक सल्फेट की रिएक्शन करवाने की कोशिश करो, कॉपर में इतना दम कहाँ कि जिंक का सल्फेट छीन के दिखा दे, नो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चलेगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. Similarly, when iron was reacted with copper sulfate, then it makes FeSO4 plus copper. So iron is also more reactive than copper. अब आप बोलोगे जिंक और आयरन का कैसे पता चले? सेम, जिंक सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करवा दो, आयरन सल्फेट और जिंक की रिएक्शन करवा दो। बाय द वे, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, इन सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक और रह गई, हम कर लेते हैं। कॉपर प्लस AgNO3 की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, सो डेफिनेटली कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पर हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? जिसमें हम लोगों ने मेटल्स को अरेंज किया हुआ है इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। लाइक सबसे ऊपर है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड
gold. In this reactivity series, potassium is most reactive and gold is the least reactive. ये most reactive है, ये least reactive है. अब यहाँ से you have an idea कि calcium is more reactive than magnesium, zinc is more reactive than iron, aluminium is more reactive than zinc. देखो कॉपर सबसे नीचे है, तो कॉपर का कॉलर तो ये सारे पकड़ लेंगे. चल भाई निकाल तेरा सल्फेट वॉट एवर यू हैव टेकन. सो दिस इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़. रिएक्टिविटी सीरीज़ जिसको लर्न हो जाती है तो इन रिएक्शंस के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. आप इसका कुछ बना भी सकते हैं. काना का मुझे अल्जीनी बहुत फबता है, क्यों मरकरी आग में आया. तो आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं. काना का मुझे अल्जीनी फबता है, क्यों मरकरी आग में आया. तो आप 2-3 बार बोलेंगे. आप अपना भी कुछ बना सकते हैं. सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए. वेल नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्शन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, हम फ्रेश पेज ले लेते हैं. इस पर खिचड़ी सी बन जाएगी. ओके फाइन. वेल, how do metals and non-metals react? सबसे पहले ना 2 बंदे थे, लिविस एंड कॉसेल. इन्होंने क्या देखा कि जो नोबल गैसेस हैं ये दे डोंट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं करती हैं. तो उन्होंने सोचा ये कैसे. तो जब उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन देखी, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 है. ऐसे ही नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-8. आर्गोन भी नोबल गैस है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-8. इसको ये समझ में आ गया दोनों को कि जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिएक्शन करने की कोई भी इच्छा नहीं होती है, मीन्स दे डोंट रिएक्ट. फिर इन्होंने देखा जो मेटल्स होते हैं, ली ना की, ये 3 मेटल्स हैं. इन तीनों की वैलेंसी 1 होती है. ये 2-1 है, ये 2-8-1 है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-8-1. इसका 3 एटॉमिक नंबर है, इसका 11 और इसका 19 होता है. तो उन्होंने क्या देखा कि इनके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम कहता है भैया मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा. सो दैट्स वाई इट लूजेज इलेक्ट्रॉन. ऐसा कॉसेल और लिविस ने सोचा था. राइट. उन्होंने कहा पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन्होंने लिविस डॉट सिंबल भी दिया, या लिविस डॉट फार्मूला, लिविस डॉट सिंबल. अब ये क्या होता है. लिविस डॉट सिंबल कहता है कि सिंबल लिखो किसी भी एलिमेंट का, उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने डॉट बना दो. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला. लिविस डॉट सिंबल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी कहते हैं. बोथ आर राइट. सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला ऑफ लिथियम. लिथियम लिख के ऊपर 1 डॉट लगा दो. सोडियम का क्या होता है, सोडियम के ऊपर 1 डॉट लगा दो. पोटाशियम का भी 1 डॉट लगा दो. तभी मैंने तीनों को एक साथ लिखा है. उसके बाद है बे मगज का, ये तीनों के मगज का. आपको याद रहेगा कि इन सब का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं. कैसे. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-2, इसकी होती है 2-8-2 बिकॉज इट हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन्स. आप कॉन्फ़िगरेशन देख लेना. कैल्शियम है 20, सो 2-8-8 इसका 2 आ जाता है. राइट. सो इनके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने 2 डॉट्स इसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2-8-3, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 डॉट्स. ये मैंने सारे आपको मेटल्स बताए, लिथियम, सोडियम पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं कुछ, कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं. नॉन मेटल्स में सबसे पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस लगा लो. दिस इज़ हैविंग 7 और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 15. ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फ़र लगा लो, और फ्लोरीन और क्लोरीन लगा लो. मैंने इनको पास पास क्यों लिखा है, बिकॉज ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ये भी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ये भी एक ही फैमिलीज के मेंबर्स होते हैं. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5. सो नाइट्रोजन के चारों तरफ हमें 5 डॉट्स दिखाने हैं. फास्फोरस के भी हमें 5 डॉट्स दिखाने हैं बिकॉज दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला. राइट द सिंबल and put the dots equal to the number of valence electron.
वो हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है। सल्फ़र के कितने होते हैं, सल्फ़र के 16, तो इसकी आ जाएगी 2 8 6। बोथ ऑफ दीज हैव 6 डॉट्स। Sulfur is also having 6 dots indicating the number of electrons in the outermost shell. Fluorine इसका 9 होता है और ये आएगा 2 and 7, और इसका कितना होता है 17 2 8 7. So both of these are surrounded by 7 dots. फ्लोरीन भी और क्लोरीन भी। ये आपको याद रखने के लिए मैंने इकट्ठे लिखा है, आपको पता चल जाए। ना पा ओ स फकल फ़कल आप कैसे भी करके लर्न कर सकते हैं। आप पढ़ें ऐसे कि आप एक बार पढ़ें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, बार बार बुक्स ओपन नहीं करनी पड़े। और ये कब पॉसिबल है, जैसे ही आपने लेक्चर सुना, डीपीटी सॉल्व किया, फिर लेक्चर सुना, लो जी लर्न हो गया, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, काम की बात पे आते हैं। लिविस डॉट सिंबल हमने बना लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी हम लोगों ने लिख लिया। अब हमने इनसे पूछा भैया ये तो बताओ कि ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं और कैसे बनाते हैं। इन्होंने कहा भी हीलियम को छोड़ दो तो बाकी नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ये ऑक्टेट रूल है कि बाकी के एलिमेंट्स इसलिए रिएक्शन करते हैं सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स दैट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल से फॉर्मेशन ऑफ NaCl को देखते हैं कि NaCl बनता कैसे है। सी Na हैज़ 1 डॉट, ऊपर हमने भी लिखा है, और क्लोरीन हैज़ 7 डॉट्स। अब क्लोरीन सोडियम को बोलता है एक इलेक्ट्रॉन दे दे प्लीज़, मेरे 8 हो जाएंगे। सोडियम कहता है हाँ हाँ मैं भी सोच रहा था, ले जा, मेरे भी अगर ये जाएगा ना तो मेरे 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन थी ना, इसके जाते ही मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। देखो दोनों ने कोशिश क्या करी है, नोबल गैस बनने की कोशिश करी है। यही बात तो लुईस और कैसल ने बोली थी कि नोबल गैसेस अनरिएक्टिव क्यों है, बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम को छोड़ दो एक्सेप्ट हीलियम, बिकॉज इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। वेल अब ये रिएक्शन करेंगे कैसे। सोडियम हैज़ डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। Whenever any element loses electron, it will develop or get positive charge. It will automatically become cation, and chlorine will accept 1 electron, 7 dots. Already it was having 1 more, so it must be kept in the bracket and minus charge outside. Why -1? Because it has borrowed only 1 electron. Okay, when sodium loses electron, chlorine accepts electron, then it becomes cation and it becomes anion. And we all know opposite charges attract each other. दोनों एक दूसरे को जोर से अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है कि आप सोच नहीं सकते। इमेजिन करो NaCl कौन है, नमक है जो आपकी किचन में रखा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं इसको मेल्ट करने का। सोच को भी होता हो इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होएंगे। सोचो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो कैटायन एनायन आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो एक बार फॉर्मेशन ऑफ MgO भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम इज सराउंडेड बाय 2 डॉट्स, ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 6 डॉट्स। नाउ ये कहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, बोलते हैं हाँ मेरे पास भी 2 फालतू है, ले जा। दोनों की सेटिंग हो गई और बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू ऑक्सीजन, और हम इसको मैग्नीशियम 2+ ऑक्सीजन के हम लोग 8 डॉट्स लगाने के बाद बाहर 2 नेगेटिव लिखेंगे। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इवन MgO इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन NaCl. So MgO, magnesium oxide, is stronger than NaCl. Why? Because of the higher charge present on these two, and electrostatic force of attraction will be definitely very strong. एक और देख लेते हैं। हम लोग बनाते हैं Na2O की फॉर्मेशन। वेल सोडियम हैज़ 1 डॉट, ऑक्सीजन हैज़ 6 डॉट्स। तो ऑक्सीजन कहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम कहता है भैया 1 है। बोलते चलो अपना एक और साथी पकड़ के लेके आ, मेरे को तो 2 ही चाहिए। तो एक और सोडियम आ जाता है। देखो दोनों ने मिलके एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अब ये बन जाएगा Na2 2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 2 सोडियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन एलोन विल बी हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता चला वैलेंसीज कहाँ से आती हैं, ऐसे आती हैं।
एक लास्ट और कर लेते हैं, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम हैज़ 3 डॉट्स इन द आउटरमोस्ट शेल, और जो अपना क्लोरीन भैया है उसके बाद 7 होते हैं। अब एल्यूमिनियम को बोलते हैं मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। एल्यूमिनियम कहता है सुन मेरी बात, या तो मैं तीनों दूंगा इलेक्ट्रॉन या मैं नहीं देता एक भी। तो कहता है फिर मैं क्या करूँ? कहते अपने 2 भाई और पकड़ के ला, 3 जने आओगे तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। बेचारा 2 क्लोरीन और पकड़ के लाता है, क्योंकि तभी तो सेटिंग होएगी ना। ये ऐसे से नहीं देते भी एक लेना है, तुम्हारी थोड़ी ना चलेगी कोई। तो ये सभी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब हम कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम एलोन इज हैविंग 3 पॉजिटिव चार्ज, और जो अपना क्लोरीन है यू हैव टू शो 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड 1 क्लोरीन, नीचे भी 3 ऊपर भी 3 नेगेटिव। दिस इज़ हाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज। तो मैंने आपको ये सारे कंपाउंड्स बना के दिखाए। आपको पता है ये वाला कंपाउंड, ये बॉन्ड क्या होता है जिसमें एक बंदा इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। ऐसे बॉन्ड को जो NaCl के बीच में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में है, Na2O के बीच में है, AlCl3 के बीच में है, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। How it is formed? It is formed by the complete transference of electron from one of the combining atom to another, and they are held together by strong electrostatic force of attraction, और इनको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। दोनों नेम्स हैं इसके, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी वजह से ये हार्ड होते हैं और ये सॉलिड होते हैं। ऑफ कोर्स हार्ड है और सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है? हैमर करो तो बिखर जाते हैं। एक नमक का बड़ा सा टुकड़ा लो और उसके ऊपर हैमरिंग करो, वो बिखर जाएगा, उसे हम ब्रिटल कहते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। मीन्स अगर मैं एक कंटेनर में खूब सारा नमक भर लूँ, 2 रॉड्स डाल दूँ प्लस और माइनस वाली, जैसे हमने ऊपर डाली थी, इसमें आप करंट फ्लो कर दो, आप अपनी फिंगर डाल के बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि NaCl टाइटली हेल्ड, इतनी टाइटली हेल्ड होते हैं, ना तो सोडियम मूव कर पाता है ना ही क्लोराइड मूव कर पाता है, इसीलिए इनका ये बैड कंडक्टर होते हैं। बट इसमें पानी का छींटा मार दो, मीन्स इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दो। अब NaCl फ्री हो जाएंगे, थोड़े से पानी उनको जुदा कर देता है। अब वो बड़ी ज़ोर से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज आयोन्स आर टाइटली हेल्ड टू ईच अदर, बट इन द मोल्टन स्टेट और in the aqueous solution state they are good conductor because now the ions are free to move about. So इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको सारा पता चल जाएगा। इसके बाद मैं आपको देती हूँ DPT। ये हमारा 4 है, DPT 4, इस पर क्लिक कर लीजिए पहले आप, फिर आप DPT 5 पे क्लिक कीजिए। ऊपर वाले DPT में डिस्प्लेसमेंट एंड एनोडाइजिंग इज़ देयर, और नीचे वाले में आपका ये जो मैंने अभी लिविस एंड कॉसेल वाला कि हाउ डू दे रिएक्ट विद ईच अदर, ये मैंने आपको दिखाया, राइट। इस वीडियो को तो आपको 2-3 बार देखना ही पड़ेगा। और लिविस डॉट सिंबल से अदर मॉलिक्यूल्स यू कैन ऑल्सो ट्राई, आप इनका भी ट्राई कर सकते हो, लिथियम क्लोराइड, पोटाशियम ऑक्साइड एंड ऑल दैट। सो ऑल द बेस्ट। नाउ चैप्टर इज़ ओवर बिकॉज जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, वो अब नहीं आना है, इसलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो टेस्ट के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना